हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी यूपीपीएससी। मैं खुशी चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स को लेकर के, यानी कि 11 मई 2020 की करंट अफेयर्स को लेकर के। एंड ये करंट अफेयर्स अगेन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं किनका, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो कि आपके अपकमिंग यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में विजुअल होने वाले हैं। सो अगेन इसको मैं बता देती हूँ कि आप इस करंट अफेयर्स के पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के। देन आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। मंडे से फ्राइडे दोपहर में 2 से 3 मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं। अगर आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको मुझे अनअकैडमी पे जाकर के फॉलो करना है। आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक एक क्लास मेरी वॉच कर पाओगे। एंड ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए। खैर, आपको बता देती हूँ कि इन स्पेशल क्लास में अगर आपको लगे कि नहीं भाई 1 साल का 2 साल का समय दे करके हम अनअकैडमी में पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन डिफरेंट पैकेजेस को यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 12 मंथ का पैकेज लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है जीएस का, जनरल स्टडीज का। एंड उस पैकेज का जो आपका रेट है वो 7000 है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूज करते हो मेरा रेफरल कोड खुशबू लाइव, विच इज KHUSHBOOLIVE, इसको यूज करने के बाद में यही कोर्स आपको 6300 का पड़ जाएगा। देन अब आगे कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तैयारी। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी आज की करंट अफेयर्स का, इसमें आपसे बोल रहे हैं क्या कि भारत और निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। सो आपको मैं समय दे रही हूँ, 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर कर सकते हो। भाई सोचो जल्दी से कि वो कौन सा बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक है या विश्व बैंक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बैंक है ये है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो AIIB ने ये काम किया है। खैर, इसके बारे में बता देती हूँ। भारत और एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक ने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य और तैयारियों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा और संक्रमित लोगों, जोखिम वाली आबादी, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मियों और सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और परीक्षण सुविधाओं और राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य एजेंसियों की जरूरतों को संबोधित भी करेगा। तो ये सारे के सारे काम ये करेगा। देन यह देश के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को मजबूत करने, संक्रामक रोग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा। सो $500 मिलियन अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। देन इस परियोजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना को विश्व बैंक और AIIB द्वारा 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की राशि में वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसमें से करीबन $1 बिलियन विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे और AIIB द्वारा करीबन 500 मिलियन प्रदान किए जाएंगे। यह एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का भारत का पहला स्वास्थ्य क्षेत्र समर्थन है। सो आप अपने आप में दे सकते हो या देख सकते हो यहाँ पे कि क्या बोल रहा है। देन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में बता देती हूँ कि द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट सर्व्स एज अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसने जनवरी 2016 में कार्य करना स्टार्ट किया था और वर्तमान में इसके करीबन 102 अनुमोदित सदस्य हैं। देन अप्रूव्ड मेंबर। आपको बता दूं कि सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके AIIB लोगों, सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ रहा है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि HR 689 या 19 HR 6819 या QV टेलीस्कोप क्या है, जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया। यह टेलीस्कोपियम के दक्षिणी तारामंडल में एक ट्रिपल स्टार प्रणाली है। ब्रिटेन में कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। इराक में एक खदान से निकले हीरे के अंदर एक नया खनिज खोजा गया है। यह पृथ्वी की ओर आने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। सो अगर आप इसका आंसर करना चाहोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। खैर, इधर देखेंगे, इधर आ जाते हैं
यूरोपियन खगोलविदों ने अब तक खोजे गए पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल को देखा है? HR 6819, जिसे HD 167128 या QV टेलीस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है, टेलीस्कोपी के दक्षिणी तारामंडल में एक ट्रिपल स्टार प्रणाली है। सो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। देन आ जाइए भाई, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि संपूर्ण राष्ट्र 9 मई, ठीक है, को किसकी 480वीं जयंती मनाता है? सो आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई आपकी 9 मई को, या मनाई जाती है। 9 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाराणा प्रताप को उनकी 400वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महाराणा प्रताप एक राजपूत राजा थे जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के 13वें राजपूत शासक थे। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा था। अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के लिए मकसद से मेवाड़ आया था, जहां महाराणा ने अकबर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और जिसके बाद में वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। इसी के कारण 18 जून 1576 को हुए प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हालांकि मुगल सेना ने विजय प्राप्त करी, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो पहाड़ियों के रास्ते वहां से निकल गए थे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। सो महाराणा प्रताप, भारत का इतिहास इनसे है। देन आगे देख लेते हैं, आपसे बोल रहे हैं कि कोल इंडिया ने कोकिंग कोल खनन के क्षेत्रों में 2 डैश संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भाई रशियन आपकी जो है एजेंसीज या आपकी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स, उनके साथ में ये काम किया गया है। आपको मैं बता दे रही हूँ कि कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत में जो कोकिंग कोल होता है उसकी कमी होती है। आपको बता दूं कि यह पहला MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या आप बोलोगे अंडरस्टैंडिंग, रूस की निवेश और सहायक निर्यात के लिए सुदूर पूर्वी एजेंसी FEAA ISE संस्था के साथ हस्ताक्षरित किया गया, जबकि दूसरा समझौता रूस के फेडरेशन की पूर्वी खनन कंपनी के साथ किया गया। रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर आपके किए गए हैं। देन भारत हाइड्रोकार्बन के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास के रूप में लंबे समय से रशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते की मांग कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व से आने वाले पेट्रोलियम की दीर्घकालीन सुनिश्चित आपूर्ति पर बातचीत करनी शुरू भी की है। और इसके अलावा भारत ने रूसी कंपनियों को विशेष रूप से गैस व्यवसाय जैसे अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किसे भोपाल शहर का भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है? भाई सुमित पचौरी को बनाया गया है भोपाल शहर का भाजपा अध्यक्ष। देन भाजपा ने 1 साल पहले बने जिला अध्यक्ष विकास विरानी को हटा करके सुमित पचौरी को भाजपा का शहर अध्यक्ष बनाने की कमान दे दी है। भाजपा ने 24 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, इसमें 22 को बदल दिया गया है। सिर्फ सतना में नरेंद्र त्रिपाठी और नरसिंहपुर में अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट को रिपीट किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इन नियुक्तियों में युवाओं को मौका दिया है। ज्यादातर लोगों की जो उम्र है वो 40 से 50 के बीच में है। देन अन्य लोगों की आप सूची देख सकते हैं, ये हैं आपके सुमित पचौरी जी। देन आगे बढ़ लेते हैं, आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह ने, शिवराज सिंह चौहान ने या राजनाथ सिंह ने? भाई गिरिराज सिंह ने किए हैं। क्यों किए हैं देख लीजिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक समाधान की तलाश के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चैलेंज का शुभारंभ किया था।
2000 या आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक स्टार्टअप से आवेदन स्वीकार किए गए थे। देन सभी स्टार्टअप्स निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में 6 समस्या बयानों के लिए अद्वितीय समाधान के साथ चुनौतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो है मूल्यवर्धित उत्पाद, यानी कि आप यहाँ पे इनको बोलोगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देन एकल उपयोग प्लास्टिक विकल्प, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स। देन थर्ड पॉइंट में है आपका दूध में मिलावट करने को दूर करना या मिलावट को दूर करना है, एलिमिनेट मिल्क अडल्ट्रेशन, नस्ल सुधार और पशु पोषण, या आप बोल सकते हो कि ब्रीड इंप्रूवमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन। देन ई कॉमर्स समाधान, यानी कि ई कॉमर्स सॉल्यूशंस एंड उत्पाद पता लगाने की क्षमता, यानी कि आपका प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। सो कुल मिलाकर के 157 आवेदन प्राप्त हुए थे। अंतिम मूल्यांकन दौर के बाद कुल 12 स्टार्टअप्स प्रत्येक श्रेणी से 2 का चयन किया गया है। 12 स्टार्टअप्स को 1020000 या आप बोल सकते हो करीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए का नकद अनुदान प्रदान किया जाएगा। विजेताओं को 10 लाख रुपए और रनर अप को 7 लाख रुपए भी मिले रहे हैं। देन आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधन किए हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री या मंत्रालय ने रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन के नाम से एक समर्पित विभाग भी बनाया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट भाई आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में विभिन्न संशोधन किए हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन के नाम से एक समर्पित विभाग बनाया जा रहा है। यह प्रभाग एक निर्देशक की अध्यक्षता में होगा जो MHRD के तहत आने वाले विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगा। अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटा करके 750 के अलावा न्यूनतम CGPA के 8 या इसके बराबर है। देन आपको बता दूं कि अकादमी वर्ष 2020-21 से प्रविष्टियों के 2 चैनल होंगे, एक सीधे प्रवेश और पार्श्व प्रविष्टि। पार्श्व प्रविष्टि में छात्र जो PMRAF अनुदान देने वाले संस्थानों में PhD कर रहे हैं, वे भी नए दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के तहत सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश में आपको बता दूं कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान अनुदेय योजना तैयार की गई है। आकर्षक फेलोशिप के साथ यह योजना अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने का प्रयास भी करती है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। जो संस्थान PMRAF की पेशकश कर सकते हैं उनमें सभी IIT हैं, सभी IISER हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु और कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय NIT शामिल है जो विज्ञान और या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करते हैं। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नवोदित कलाकारों के लिए वेबिनार का आयोजन करेगा। भाई आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम होगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन। संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय तालाबंदी के समय में थिएटर के दिग्गजों द्वारा 10 मई 2020 से एक सप्ताह के लिए दैनिक वेबिनार का आयोजन करेगा। वेबिनार को राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर प्रसारित किया जाएगा और प्रश्नों को हल करने के लिए अतिरिक्त 30 मिनट्स के साथ शाम 4 बजे 1 घंटे के लिए आयोजित भी किया जाएगा। वेबिनार न केवल थिएटर के इतिहास और आंदोलनों या आलोचना पर बल्कि डिजिटल माध्यम में से व्यवहारिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। वेबिनार सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध की गई व्याख्यान श्रृंखला, लेग डेम, मास्टर क्लास, थिएटर और कला के अन्य क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत और भारतीय थिएटर से या में महारत रखने वाले लोगों के साथ गहन बातचीत को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल की योजना NSD ने देश के उन सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई है जो थिएटर के अभ्यास को सीखना और जानना चाहते हैं। इस पहल से लोगों को अपने कौशल को सुधारने में मदद मिलेगी और इस महामारी से उत्पन्न कुछ मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल सकेगी। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की 165वीं और पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करी। सो ऑब्वियसली बात है हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये काम किया है। खैर इनके बारे में डिटेल में आप देख लीजिए कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन
और विश्लेषण संस्थान की 165वीं और पहली बार आभासी कार्यकारिणी यानी कि वर्चुअल आपकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल हुई है कि बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री की कोविड-19 के कारण लागू की गई पाबंदियों के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए MPIDSA के महानिर्देशक राजदूत सुखजान और चिनाय, इसी के सभी सदस्यों और अन्य विद्वानों को बधाई भी दी गई। MPIDSA प्रतिबंधों के रहते हुए फिर से खुलने वाले पहले संस्थानों में से एक है, यद्यपि एक ही समय में उचित सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी के लिए निर्देशित किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहा है। आप इनके सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस देख सकते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस आप PDF में डाउनलोड करके उनको पढ़ भी सकते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि कोडवा हॉकी टूर्नामेंट के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। भाई ये आपके पंडाडा कुटप्पा थे। सो नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बट हाँ अगेन पंडाडा कुटप्पा आपको याद रखने हैं। पंडाडा कुटप्पा प्रसिद्ध कोडवा हॉकी महोत्सव के सह संस्थापक थे। 7 मई 2020 को बेंगलुरु में अपने निवास पर उनका निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। कुडप्पा कोडवा हॉकी महोत्सव के अग्रणी के रूप में जाने जाते थे। विशेष रूप से 1997 में शुरू होने वाला कुडप्पा परिवारों के लिए एक परिवार हॉकी टूर्नामेंट उन्होंने अपने भाई पंडाडा काशी पुनप्पा के साथ इस आयोजन की सह स्थापना की थी। वे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी थे और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। पंडाडा कुटप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुडप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट की देखरेख कर रहे थे। कर्नाटक में हर साल कुडप्पा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कुडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उनके साथ में उसी टीम में खेल सकती थी। आमतौर पर हर साल अप्रैल और मई के महीने में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए औसतन 250 परिवार टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भेजते हैं। खैर ये हैं आपके पंडाडा कुटप्पा, सो आप इनको देख सकते हैं। खैर ये आपकी आज के फाइनल या लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप कि इन सारे के सारे क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, समटाइम्स द न्यूज़ इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट द इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन दैट न्यूज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब कभी भी हम किसी भी नए संस्थान के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में हमें अपनी ऐसे नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होता। हमारी इवन एग्जामिनेशन की तैयारी जो हम लोग करते हैं, जो स्टैटिक सेक्टर पढ़ते हैं, उसमें भी हम उनके बारे में नहीं पढ़ते। बट येस, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू नो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, बिकॉज यही इंस्टीट्यूशंस हैं जो आगे चल करके इन सारी की सारी चीज़ों को अपना एक फाइनल फॉर्म देते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी होगी और इसके साथ में आप कुछ पॉजिटिविटी के साथ में कुछ पढ़ाई अपने नोट्स को बना कर ये भी कर रहे हैं। सो PDF डाउनलोड करिए, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ दीज या दैट इंस्टीट्यूशन विच यू हैव नेवर heard before. So thank you for watching this session and again bye bye, tada, take care.